Welcome back, students, and welcome back, my subscribers. Today I am here with my new video of final accounts. So let's start. In my two previous videos, we have already discussed the meaning of final account, the motive of doing final accounting, and the all three statements which we need to prepare under final accounting, that is trading account and profit and loss account and balance sheet. Out of these three, we have already discussed the format and the preparing methods of trading and profit and loss account. We have already discussed the meaning of these two accounts, the procedure, the method, the format, and the result. It means after preparing trading account what will we get, and after preparing profit and loss account what is the end result which we will get. So in this video I am trying to discuss balance sheet. So let's start. Let me start with this video. Actually, balance sheet is not a type of account. Balance sheet is not an account. Balance sheet is balance sheet is a statement which shows the position. We have already discussed that. This मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारे पोजीशन को दर्शाता है कि हमारे अकाउंट की मदद से हम अपने बिजनेस के पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं. इट मीन्स वेदर आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर बैलेंस और नॉट. हियर in previous chapter, in the chapter of accounting equation, where we used to solve accounting equations for problems, we used to have this formula: asset is equal to liability plus capital. तो क्या ये जो संबंध है ये हमारे व्यापार का बिगड़ा तो नहीं है? क्या हमारे एसेट्स इन दोनों के जोड़ के बराबर हैं? या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमारा लायबिलिटी मतलब कि ऑब्लिगेशंस विच वी हैव टू पे, विच वी हैव टू डिलीवर, वो ज़्यादा है और हमारे पास उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए हमारी एसेट्स कम पड़ रही हो. तो ये पोजीशन हमें यही दिखाता है. तो हम लोग इस पोजीशन को जानने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिले होंगे. मैं बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक बार फिर से ट्रायल बैलेंस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, आपने भी देखा होगा कि बेसिक्स पे बात करने में जो मज़ा आता है वो और कहीं है नहीं. क्योंकि अगर आप बात बेसिक्स की कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो बात आपको फ्यूचर में होने वाले कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे. इफ योर बेस इज स्ट्रांग देन यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन फ्यूचर. तो ट्रायल बैलेंस में हमें 4 प्रकार के लेजर्स का बैलेंस हम लोगों ने लिखा था. पहले एक्सपेंस और रेवेन्यू लिख लेते हैं, फिर एसेट एंड लाइबिलिटी. जब लाइबिलिटी बोलूं तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी एंड कैपिटल बोथ. ठीक है. तो हमें ध्यान में रखना है कि एसेट, एक्सपेंस, ये चारों लाइबिलिटी, ये चारों लेजर्स हैं और इनमें से ये 2 ऐसे लेजर्स हैं क्लोज्ड एट एवरी ईयर एंड. इनको बंद ही होना है. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल के खर्च से ही मतलब है. हमने 1 अप्रैल से जो शुरू किया खर्च करना और 31 मार्च तक हमने कितना खर्च किया, हमें सिर्फ उसका हिसाब किताब चाहिए. तो इसके लिए मैं अपने बुक्स को ओपन करता हूं 1 अप्रैल को और क्लोज कर देता हूं 31 मार्च को, ताकि इसके बीच में, इन डेट्स के बीच में जो भी खर्चा मैंने किया है या भी जो भी आमदनी मैंने की है वो सारा मेरे सामने रहे. बट दीज 2, ये 2 लेजर्स ऐसे होते हैं नॉट
क्लोज्ड एवरी ईयर, ये हर साल समाप्त नहीं होते हैं, ये दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर एंड सो ऑन टिल दे एग्जिस्ट। मतलब ये ऐसे लेजर्स हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, ये ऐसे लेजर्स हैं जो कि साल दर साल ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस साल से ये साल ख़त्म हुआ तो इसको अगले साल में ट्रांसफ़र किया मैंने, और अगला ये करंट ईयर ख़त्म हुआ तो इसको ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा, और जो आने वाला साल है वो करंट ईयर बन जाएगा, तो फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक इनकी एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर ये मेरे पास एक एसेट है और इस एसेट की लाइफ है 5 साल, मैंने इसे आज खरीदा है तो ये 5 साल तक मेरी बुक्स में दिखेगा, जब तक इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते 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 फिनिश ना हो जाए। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और मैंने बोला है कि मैं 3 साल 4 साल में पे कर दूंगा, नहीं भी बोला है, मैंने प्लान किया है कि 4 साल में पे कर दूंगा, प्रतिवर्ष मैं 25-25 हज़ार रुपया पे करता रहूँगा, तो मेरी जो लाइबिलिटी इस साल क्रिएट हुई वो हुई 1 लाख रुपए की। इस साल के अंत में मैंने 25,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, मेरी लाइबिलिटी बची 75,000 की, वो अगले साल चली गई वो लाइबिलिटी। तो इस तरीके से मेरी लाइबिलिटी भी 4 साल तक मेरी बुक्स में घटते हुए दिखेगी, और जिस साल मैंने पूरा पेमेंट किया उस दिन से वो लाइबिलिटी मेरी बुक से गायब हो जाएगी। तो ये डिफरेंस समझ में आया। एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट और लाइबिलिटी के लेजर्स में डिफरेंस है। तो जैसे ही इनके लेजर की क्लोजिंग में डिफरेंस आया, इनके ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और जबकि इनको हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस के बारे में एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनको हम एसेट्स की तरफ लिखते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको, उनको एसेट की कैटेगरी में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो इस साल के एक्सपेंस नहीं है, तो वो इस साल के एक्सपेंस वाली कैटेगरी में आते ही नहीं है। उनके लिए जो लेजर बनेगा वो भाई अगले साल का अगर मैंने रेंट पे किया है तो मैं उसे इस साल के बुक्स में तो नहीं रखूंगा, भले ही मैंने उसे इस साल पे किया है, लेकिन जब मैं अगला साल शुरू करूंगा तो मैं पहले से अपने बुक्स में दिखाऊंगा कि मैंने पिछले साल ही इस साल के 3 महीनों का भुगतान रेंट का कर दिया है। तो मेरी बुक्स में लिखा रहेगा, तब तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इस वर्ष में सिर्फ 9 महीने का रेंट का भुगतान करना है, क्योंकि 3 महीने के भुगतान तो पिछले वर्ष में ही हो गया था। तो वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसिप्ट्स, ये एसेट की, ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, और एडवांस पेमेंट्स, एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम जो है वो हमारी किस कैटेगरी में आता है, एसेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे जैसे ये सारे टॉपिक्स आते जाएंगे, टर्म्स आते जाएंगे, मैं इन सारे टर्म्स पर बात करूंगा। बस पहले एक बार मैं फॉर्मेट बता दूं आपको। तो बैलेंस शीट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इनकी मदद से, तो हम कह सकते हैं अ शीट और स्टेटमेंट containing all the balances to be forwarded to next year। भाई सिंपल है, माने बैलेंस शीट वो एक स्टेटमेंट है या शीट है, एक प्रपत्र है जिसमें हम उन सारे बैलेंसेस को लिखते हैं जो इस साल से अगले साल में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इसमें जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं और जो डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, ओके।
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं बता रहा था आपको कि ये बैलेंस शीट जो नेक्स्ट ईयर में हमारे जाते हैं, जो भी बैलेंसेस जाते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी के रूप में और डेबिट बैलेंस एसेट्स के रूप में लिखा रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके फॉर्मेट को। तो बैलेंस शीट में भी डेट की कॉलम नहीं होती है, तो बैलेंस शीट के ऊपर ऐसे लिखा रहता है, बैलेंस शीट एज ऑन द डेट 31 मार्च। मतलब कि बैलेंस शीट क्या दर्शाता है, पोजीशन दर्शाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो बैलेंस शीट होता है हमें अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम में बताता है कि हमारे पास लायबिलिटीज़ कितनी है। और तो ये इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट होता है कि लायबिलिटीज़ साइड में सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे रहते हैं और एसेट साइड में हमारे डेबिट बैलेंसेस लिखे रहते हैं। लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो कैपिटल लिखा रहता है और इस कैपिटल को जो भी आइटम्स बढ़ाने वाले होते हैं जैसे प्रॉफिट तो उसको ऐड करते हैं, उसको घटाने वाले आइटम से ड्राइंग तो उसको माइनस करते हैं, और लॉसेज अगर हम लोगों को कुछ मिल रहा है इस साल बिजनेस करके तो हम उन्हें माइनस में रखते हैं। ये तो हो गई इंटरनल लायबिलिटी की बात। अब कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की बात कर लें। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इन सब के बारे में एक बार हम लोग डिटेल में बात करेंगे सारे टॉपिक्स के बारे में। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे आपको, मतलब लायबिलिटी साइड में वो सारे आइटम लिखे जाते हैं विच हैज़ टू बी पेड। ठीक है। अब एसेट्स में आते हैं तो हम सारे फिक्स एसेट्स यहाँ पे लिखते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, उसके बाद कैश, बैंक, कुछ करेंट एसेट्स हैं। एसेट्स के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, अभी आप यही जानिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए टू बी पेड आइटम्स जो मैंने लिखे हैं उसके नीचे मैं कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी टू बी पेड है और ये भी हमारे व्यवसाय के लिए लायबिलिटीज़ हैं। तो इनको भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो हमें पे ही करना है, और एडवांस इनकम हमने पैसा पहले ले लिया, हमको उन्हें सर्विसेज देनी बाकी हैं अभी, तो हम इनको भी लायबिलिटी के रूप में ही लेंगे। यहाँ पे अगर चले हम लोग बात करें तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा एडवांस मतलब प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एक प्रकार के एसेट होते हैं, क्योंकि हमने वो खर्च अभी किया नहीं है जिसका पेमेंट कर दिया मैंने अगर आने वाले महीने का रेंट का पेमेंट अभी कर दिया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस और ये मेरे लिए एसेट होगा। और क्या और होता है अक्रूड इनकम, जो इनकम मैंने कमा लिया है लेकिन वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, वो अक्रूड इनकम के रूप में हमारे एसेट साइड में लिखा जाएगा। और यहाँ पे इन सारे आइटम्स को हम लोग जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो एसेट साइड का सम हमारे लायबिलिटी साइड के सम के साथ मैच करना चाहिए। दैट इज द ओनली ट्रूथ which we have seen in our earlier chapters on the name of accounting equation, that is assets are equal to liability plus capital। इस साइड में पूरा कैपिटल और लायबिलिटीज हैं, जबकि इस साइड में एसेट है, तो इनको बराबर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से इनको बराबर प्रूफ किया है, तो फिर यहाँ पे ये गलत कैसे हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा एक सजेशन है कि आप 2, 4, 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के जरूर सॉल्व करें, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में तो प्लीज़ कंसल्ट मी or ask me in my comment section, and I'm sure I'm just making I'm assuring you that I will surely prepare a video on your problem। तो आज की वीडियो में इतना ही,
बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ आता हूं मैं। इनमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर मैं मेरी इच्छा है कि मैं एक बार यूट्यूब लाइव पर भी आऊं, तो वहाँ पे भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स मेरे पास भेजेंगे तब ना मेरे पास यूट्यूब लाइव के लिए कंटेंट होगा और मैं उस पर बात करूँगा 1 घंटे तक। तो आप लोग अपने डाउट्स मेरे पास भेजें, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मैं अगर यूट्यूब लाइव भी करके आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ डाउट्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।